जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिट की एग्ज़ाम जल्दी होने वाली है और इसके लिए आप सबकी तैयारियां परवान पर होगी। इससे पहले आप सभी एक बार जो रिट के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है उनका ज़रूर मूल्यांकन करना चाहोगे, तो इसके लिए आज की इस सीरीज़ के अंदर में जो रिट का उस समय इसको RTET कहा करते थे, जिसका पेपर लेवल 2 का लेकर आया हूँ, जो 2011 में इसकी एग्ज़ाम संपन्न हुई थी। इसके हम सभी पॉइंट को, सभी खंडों को अच्छी तरीके से देखेंगे। इनके सारे क्वेश्चन के आंसर को, हम जो राइट आंसर क्या था उस आंसर को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तो ये आप देख सकते हो सीरीज संख्या A है और बाकी ये सारी डिटेल हैं। जैसे उस समय आते थे वैसे ही अब आएंगे। उस समय भी 150 क्वेश्चन होते थे, बाकी सभी इकाई से वही। ये जो मनोविज्ञान के 30 अंक के होते थे, 30 प्रश्न, हिंदी के भी 30, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, ये सारी भाषाओं में। इसमें से आपको कितनी, 2 भाषाएं, इसमें से एक भाषाएं सिलेक्ट करनी है। इस बार भी वैसा ही है और दूसरी सेकंड भी वही भाषा, इसमें से भी एक भाषा, यानी 2 भाषाएं कुल आपको लेनी इस बार भी हैं। और फिर अगला जो आपका खंड था वो आपकी या तो मैथमेटिक्स या साइंस का था या सोशल स्टडी का था या और कोई भी जो भी थे। तो इस पार्ट के अंदर हम सोशल स्टडी वाला पार्ट हम देखेंगे और साथ साथ में जो मैथमेटिक्स एंड साइंस है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आज का जो पार्ट है, सभी यानी दोनों तरीके से, जो सामाजिक विज्ञान से तैयारी करे वो विद्यार्थी भी देखें और जो गणित और विज्ञान से तैयारी करें उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये आपका डिवाइडेशन हो गया, वो इंग्लिश वर्जन था, ये हिंदी में लिखा हुआ। और ये खंड संख्या 1 बाल विज्ञान और शिक्षा शास्त्र, इसके अंदर आपको लिखे हुए कुल कितने, 30 प्रश्न और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और इसी के साथ स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। दोनों ही लैंग्वेज में ये मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं। सबसे पहले ध्यान रखना, पूछा क्या नहीं है, मतलब इसमें से 3 पॉइंट तो विकास के बारे में सत्य हैं और एक ऐसा है जो सत्य नहीं है। तो हम देखते हैं पॉइंट के ऊपर। तो विकास अंत क्रिया का फल है। साथ साथ में आप इनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते जाइए। विकास अंत क्रिया का फल है। दूसरा, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा हम देखेंगे, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आपको इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा, 3 सही है। तो विकास अंत क्रिया का फल है, बिल्कुल सही आंसर है। विकास क्या है, अंत क्रिया का फल है। अगला दूसरा है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का भी अनुगामी है। तो बिल्कुल ये भी सही है, एक सीक्वेंस से होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, ये भी सही है, यानी विकास क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, हर का अपना होता है ना। और तो फिर अब अपने आप पीछे डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी गलत कौन सा, ये कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। यानी विकास किससे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन क्या है, बच्चों की सोच अपूर्णता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती वो अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चों की क्या होती है, सोच कैसी होती, अमूर्तता की होती है। यानी यहाँ आप इंग्लिश देख लीजिए, कॉन्क्रेंट एक्सपीरियंस एंड कॉन्सेप्ट रेदर, यानी कैसे उनके बारे में आपको देखना है। तो 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। तो इनमें दोबारा विचार कर लीजिए। बालकों में पूछा है सोच कैसी होती है, सोच अमूर्तता की अपेक्षा कैसी होती है, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती हैं। तो इसी बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या अ ही होगा, 7 से 12 वर्ष की अवस्था। कौन सी अवस्था है,
7 से 12 वर्ष की अवस्था इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 3। मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? किन दोनों के पूछा है ना। योगदान किन का होता है? अभिभावक व अध्यापक का होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का होता है, कि वंश क्रम एवं वातावरण का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो कि मानव विकास के अंदर दो ही चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, एक तो उसका वंश क्रम और दूसरा उसका क्या है? वातावरण। वंश क्रम और वातावरण, इन दोनों की अंतक्रिया का ही परिणाम क्या होता है? मानव विकास। तो ऑप्शन संख्या सी सही होगा आपके। अगला जो क्वेश्चन संख्या 4 है आपके सामने, निम्न में से कौन प्याजे कौन सा? वही जिन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। फिर से ध्यान रखना, पेपर करते समय ऐसे के ऊपर गोल घेरा कर दीजिए जहाँ नहीं शब्द आया है। निर्धारक तत्व नहीं है, किसका निर्धारक नहीं है? बौद्धिक विकास का। कहा किसने है? प्याजे ने। तो सामाजिक संचरण। और यहाँ अगर ये शब्द समझ में नहीं आए साइकोलॉजी में, तो उसका इंग्लिश अर्थ भी आप जरूर देखें। अनुभव, संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि प्याजे का बौद्धिक विकास पूछा है तो सामाजिक संचरण है ना, सोशल ट्रांसमिशन, क्या इससे संबंधित होगा बौद्धिक विकास से? तो आपका भी होगा कथन के नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन अ होगा। बाकी अनुभव तो संबंधित है बौद्धिक विकास से, क्योंकि अनुभव द्वारा ही बौद्धिक विकास मजबूत होता है। संतुलनीकरण भी क्या होता है? इसमें जरूरी होता है। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? यानी विशेष आवश्यकता वाले मतलब ऐसे बच्चे जिनमें किसी न किसी चीज़ की क्या है? कमी है। तो वैसे बच्चों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करोगे? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करोगे, या विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन करना, सहकारी अधिगम व पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करोगे। तो इसके लिए देखो, हम विचार करना है ऐसे कि क्या पूछा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करोगे? तो इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या शामिल हो पाएंगे? ज़्यादा बच्चों में तो विशेष आवश्यकता वाले क्या हो जाएंगे? पीछे रह जाएंगे। तो ये नहीं होगा। दूसरा है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देश करना। तो इससे भी उतना नहीं है जितनी उनकी आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वालों को उनकी विवेचना नहीं हो पाएगी। फिर अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करना, ये भी नहीं होगा। इससे क्या होगा? विशेष आवश्यकता वालों के लिए अलग से कोई रचना नहीं। तो फिर क्या होगा? यही ऑप्शन सी सही होगा। सहकारी अभिगम होगा। कैसा? कोऑपरेटिव लर्निंग होगी तथा पीयर ट्यूटरिंग होगी, यानी सहपाठियों द्वारा क्या किया जाएगा? अनुशिक्षण किया जाएगा। और यही क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की व्यूहरचना में सबसे उपयुक्त है। मतलब बाकी भी हैं लेकिन उतनी उपयुक्त नहीं है जितनी ये सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा क्या किया जाए? अनुशिक्षण दिया जाए। अगला है क्वेश्चन संख्या 6। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी ये विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की है, सामान्य बालकों की, या सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता। तो ये कैसे बच्चे होंगे? क्या प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे वो, या सामान्य बालक कहलाएंगे, या सृजनशील बालक कहलाएंगे? ऐसे बालक कैसे कहलाएंगे? जो क्या होगा? समस्या के अर्थ जानने की योग्यता रखते हैं, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता, ये विशेषता है सृजनशील बच्चों की। कैसे बच्चों की है? सृजनशील बच्चों की है, जो हमेशा से इसमें जैसे कोई बालक है उसका उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हो, जो घर के अंदर पड़ी हुई चीज़ें या कोई व्यस्त चीज़ों से तोड़ जोड़ करके क्या करता है? कोई नई चीज़ बना लेता है,
उनकी समस्या को समझ लेता है तो उसमें क्या योग्यता है, उसमें क्या कमी रहेगी, वो वातावरण के दोष कमी को समझ लेता है, रिक्तियों को समझ लेता है और समझकर उसका क्या कर देता है, समाधान कर देता है। तो ये कौन से बच्चों के अंदर होती हैं, सृजनशील बालकों के अंदर होती हैं। अगला है क्वेश्चन संख्या 7। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती। यह उदाहरण है। ये आपको पूछा जो अधिगम के विभिन्न स्तर होते हैं उन पर ही आधारित हैं कि ऐसा कौन से अधिगम पर आधारित हैं कि एक लड़की की जो आदत थी हमेशा, उस आदत को उसकी माँ ने क्या कर दिया, बदलवा दिया। ये कैसे बदलवाया, उसको कह करके बदलवाया। तो इसके लिए कौन सा अधिगम होगा, श्रृंखलागत अधिगम होगा कि उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होगा या प्रत्यय अधिगम होगा या इनमें से सभी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, और श्रृंखलागत अधिगम का कैसा है, श्रृंखलागत यानी चेन लर्निंग का है, जिसमें लड़की पहले तो क्या आती थी, कॉलेज जाना फर्श पर आते ही कोट फेंक देती थी, लेकिन लड़की की माँ ने क्या कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को क्या करो, खूंटी पर टांगो। तो उसकी श्रृंखला वैसी बना ली, आगे कड़ी जोड़ दी। तो अगली बार जब लड़की आती है तो वो कोट को फर्श, जो कोट होता है उसको फर्श पर नहीं फेंकती, वो कोट को क्या करती है, खोलकर हाथ में रख लेती है और अलमारी की तरफ जाकर उस कोट को क्या कर रही है, खूंटी पर टांग देती। तो उसने कैसा सीखा, चेन सिस्टम से सीखा, यानी लर्निंग कैसी है, चेन लर्निंग है, यानी श्रृंखलागत अधिगम उसका हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन संख्या क्या होगा, और राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वहाँ अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसको, वहाँ यानी बाहरी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वैसे दो तरीके की होती है, एक तो वहाँ अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा। तो वहाँ अभिप्रेरणा कौन सी होती है, प्रशंसा एवं दोषारोपण की, प्रतिद्वंदिता की, पुरस्कार एवं दंड की, परिणाम का ज्ञान की। तो आप सबको इसमें से देखना है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या आप विचार कीजिए कि प्रशंसा और दोषारोपण आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, बाहरी हमारे व्यवहार की कोई प्रशंसा करता तो वैसा ही और भी अच्छा काम करने की करते हैं, कोई कमी निकालता है तो उसको भी दूर करने की करने, एक प्रतिद्वंदिता करते हैं, है ना, एक दूसरे से, तो उससे भी क्या होता है, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है। पुरस्कार और दंड, ये भी क्या है, अच्छे कार्य के अंदर पुरस्कार और अगर खराब कार्य में दंड मिलता तो ये भी कैसी हैं, बाहरी अभिप्रेरणा ही है। और परिणाम का ज्ञान होना, ये भी आपको क्या करता है, बाहरी अभिप्रेरणा ही दिलाता है। तो इसका ऑप्शन से क्या होगा, डी, इनमें सभी, मतलब ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के ही क्या हैं, उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 9। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। जिसमें दूसरों के देख करके सीखते हैं, खुद के प्रत्यक्ष मतलब खुद अपने आप नहीं सीखता, अपने अनुभव से नहीं सीखता है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है, अनुबंध कहा जाता है, प्रायोगिक अधिगम कहा जाता है या आकस्मिक अधिगम कहा जाता है। तो आपको ऐसे अधिगम को क्या कहा जाएगा, जो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक अधिगम में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को। अगला क्वेश्चन संख्या 10 है, अधिगम निर्योग्यता के लक्षण हैं, है ना, यह देख लीजिए, डिसेबिलिटी, है ना। तो क्या है, निर्योग्यता आप नहीं समझ पाओ तो डिसेबिलिटी से यानी अयोग्यता समझ लेना। तो इसमें भागते की प्रवृत्ति होना, भागने की क्या होना, प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान वो विध्वंसक होना, अवदान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसमें आपको ये बताना है कि किसका होगा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम की निर्योग्यता का कौन सा लक्षण है, अधिगम से संबंधित लर्निंग, तो लर्निंग से संबंधित कौन सा है,
हमारा यही होगा अवधान संबंधी बाधा या विचार। कैसा है? अवधान यानी डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। कैसा है? डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। बाकी अधिगम से संबंधित नहीं है, भागने की प्रवृत्ति है, अशांत ऊर्जा या विध्वंस, अभिकरण की प्रेरणा का अभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, संचार के साधन है, समवयस्क समूह है, अध्यापक है, परिपक्वता एवं आयु है। पूछा अधिगम वही लर्निंग का पूछा है। प्रभावित करने वाला कैसा व्यक्तिगत कारक यानी पर्सनल फैक्टर कौन सा है वो आपको बताना है इसमें। तो देखो, क्या संचार के साधन पर्सनल में आएंगे? नहीं। समवयस्क समूह? नहीं। अध्यापक भी पर्सनल नहीं। तो पर्सनल क्या चीज़ें? परिपक्वता और आयु है। क्या आएंगे? परिपक्वता और आयु। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो फैक्टर या कारक है वो परिपक्वता और आयु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता पर वो बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये विभिन्न प्रकार के जो अंतरण होते हैं या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हम कह सकते हैं, इनको ये अलग अलग होते। तो इसमें क्या हुआ, क्रिकेटर क्या सीख रहा है? गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है। पहले वो बल्लेबाज था, अब गेंदबाज भी बन जाता है, लेकिन उसका गेंदबाज बनने से बल्लेबाजी कौशल पर न तो बल्लेबाजी कौशल में वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। तो मतलब क्या हुआ? शून्य। तो ऐसा प्रशिक्षण अंतरण क्या कहलाएगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाएगा। अगला हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, अच्छे ढंग से प्रदर्शित करता है? कौन सा है? पहला, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या इनमें से सभी। तो आपको इन पर अच्छी तरीके से विचार करना है। क्या पूछा है? प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से मतलब अच्छे ढंग से, है ना, नहीं आए तो यहाँ देख लेना बेस्ट सो, है ना, अच्छे ढंग से, उत्तम रूप से मतलब बेस्ट, है ना। तो कब होगा? इसका ऑप्शन अ सही होगा कि जब पूर्ण अभिव्यक्ति करवाएगा और संगतिकरण होगा और सामान्य लक्ष्य की ओर क्या होगा? निर्देशन। इंग्लिश भी देख लीजिए यहाँ पर साथ साथ में। अगला क्वेश्चन संख्या है 14। फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोविज्ञानों ने व्यक्तित्व विकास किसके? व्यक्तित्व विकास को विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने क्या किया उसके बारे में आपको बताना है। कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेषवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आपको जब भी पियाजे की बात आए एक चीज़ तो ध्यान रखना, पियाजे का संबंध किससे है? संज्ञात्मकता से है। और जब संज्ञात्मक बदलाव की बात यहाँ पर इन ऑप्शन में है क्या? नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी, यानी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन संख्या देखेंगे 15। क्या प्रश्न है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कैसा है? अभिसारी चिंतन का मतलब है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या वो बुद्धि से संबंधित हैं? क्या सृजनात्मकता से संबंधित हैं? क्या बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों से संबंधित, यानी इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस एवं क्रिएटिविटी दोनों से ही संबंधित हैं? तो इस बात को अच्छी तरीके से देना है। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत देने वाले वही गिलफोर्ड है। तो इसने अभिसारी चिंतन का पद किससे संबंधित है? तो ये है सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से। किससे? क्रिएटिविटी से ही संबंधित हैं।
चिंतन एक तो अभिसारी होता है, दूसरा अपचारी चिंतन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। फिर से पूछा सत्य नहीं है, मतलब 3 कथन इसमें से सत्य हैं और 1 कथन इसमें से गलत हैं, असत्य हैं। उसी कथन को आपको बताना है। पहला है, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। अगला है, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तीसरा, रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। चौथा है, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबंध नहीं है। तो देखो, आपको ध्यान देना है कि रुचियाँ जन्मजात अर्जित नहीं हो, अर्जित दोनों होती। बिल्कुल, कुछ रुचियाँ हमारी ऐसी होती हैं जो जन्म से ही होती है, कुछ व्यक्ति अर्जित यानी बाद में ऐसी रुचियाँ व्यक्ति की बन जाती है, उसका इंटरेस्ट हो जाता है बाद में। और कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं, रुचियाँ जो समय के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि आपकी उम्र हुई, छोटी उम्र में बच्चे अधिकतर खिलौने खोलना, तोड़ फाड़ करना, उत्पात करना, ऐसा ही काम करते, लेकिन बड़े हो जाने पर वो नहीं करते। तो समय के साथ क्या होती है, रुचियाँ बदलती रहती हैं। लेकिन अब इन दोनों में देखना, इसमें भी नहीं शब्द आया, इसमें भी नहीं शब्द आया, तो इन दोनों में से ही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन दोनों को थोड़ा सा अगर ध्यान से हम देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो देखते हैं सी को। सी कथन क्या है, रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। तो रुचि का योग्यता और अभिक्षमताओं से कोई संबंध नहीं होता, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबंध नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल है। रुचि यानी इंटरेस्ट, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा उसके प्रति तो हमारा आकर्षण होगा। जिस चीज़ के प्रति हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा उसके प्रति हमारा क्या होगा, कोई आकर्षण नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन संख्या देखेंगे 17। क्वेश्चन संख्या 17 क्या है, अभिवर्ती हैं। क्या पूछा है, अभिवर्ती हैं, या इंग्लिश भी देख लीजिए, द एटीट्यूड इज, है ना, यानी एटीट्यूड क्या है। तो आप देखेंगे इसके ऑप्शन को। पहला ऑप्शन, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी वैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करता, क्या यही अभिवृत्ति है। या फिर एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। या फिर व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो हम देखेंगे कि सही आंसर क्या होगा। एटीट्यूड यानी अभिव्यक्ति क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। यही क्या है, अभिवृत्ति है, यानी एटीट्यूड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है। इनमें से आपको इसका जवाब देना है। तो हम जानते हैं कि व्यक्तित्व और बुद्धि में जो वंशानुक्रम है उसकी भूमिका कैसी है, नाम मात्र की है। ये नॉमिनल रोल, कैसा रोल है, ये नॉमिनल रोल, यानी नाम मात्र की ही भूमिका है। अगला देखेंगे, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। इदम यानी ईड, अहम यानी ईगो, परम अहम यानी सुपर ईगो, और इदम और अहम ईड यानी ईगो। ये फ्राइड के द्वारा दिए गए विचार हैं। तो इसमें से कौन सा है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा, यानी वो स्टोरेज कौन सा है। यहाँ पूछा, देखो यहाँ लिखा है द स्टोर हाउस, यानी जिन इच्छाओं की हमारी पूर्ति नहीं होती वो कहाँ जाकर के इच्छाएं कहाँ जाकर के संग्रहित हो जाती है, उस जगह का नाम बताना। तो वो ईड यानी ईदम है, उसमें जाकर के उनका क्या हो जाता, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह यानी वहाँ पर स्टोर हो जाती है जाकर। अगला क्वेश्चन संख्या है 20।
रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किस में बहुत सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र किससे हमारी सहायता करता है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो रक्षा तंत्र किससे? क्या हिंसा से निपटने के लिए? नहीं। थकान से निपटने में? नहीं। अजनबियों से निपटने में? नहीं। तो रक्षा तंत्र हमारी दबाव से निपटने में क्या करता है? सहायता करता है। इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन संख्या 21 है वो देखेंगे। फिर से पूछा शारीरिक निरोग्यताओं। निरोग्यता का मतलब आप जानते हो, पहले भी ये शब्द आ चुका है। निरोग्यताओं वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? कौन सी पूछा है? युक्ति रक्षा तंत्र में क्या होगी? संतोषजनक होगी। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ एक शब्द आया है हैंडीकैप्ड, है ना। फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में आपके लिए शब्द का प्रयोग हुआ और इसका ही मतलब होता है शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति। तो क्या होगा? तादात्म्यीकरण होगा, विवेकीकरण होगा, अतिकल्पना होगा? क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन संख्या 21 का? तो हम जानते हैं कि 21 का आंसर क्या होगा। क्या वो आइडेंटिफिकेशन कर लेगा किसी के साथ? नहीं, वो तो विकलांग है तो नहीं कर पाएगा। विवेकीकरण या रेशनलाइजेशन कर लेगा? नहीं। तो फिर क्या करेगा? फैंटेसी करेगा, अतिकल्पना करेगा? बिल्कुल यही करेगा, है ना। तो शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए कौन सा रक्षा तंत्र सबसे संतोषजनक है? वो है अतिकल्पना करना, फैंटेसी करना, है ना। अगला क्वेश्चन संख्या है 22। बालक प्रसंग बोध परीक्षण। इसका देखो इंग्लिश भी ध्यान रख देना, यानी चिल्ड्रन एप्रेशन टेस्ट, यानी इसको कह सकते हैं हम शॉर्ट में CAT, क्योंकि कई बार हम सीखते ऐसा ही है, अधिकतर जो गाइड वगैरह बुक्स में ऐसा ही लिखा आता है, तो उसको देखना। प्रसंग में परीक्षण में 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। क्या प्रतिस्थापित किए जाते हैं? सभी सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, तो वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि पहला तो अपने आप ही गलत हो जाएगा कि सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को नहीं लाया जा सकता, भले कितना ही हो परीक्षण में संभव नहीं। पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को रखा जा सकता है, क्योंकि देखो बालक में दोनों ही आते नहीं। वयस्क के स्थान पर बालकों को रखा जा सकता है। तो इसमें से आएगा क्या? लोगों के स्थान पर या जानवर होते हैं। किसको रखा जाता है कार्ड में? लोगों के स्थान पर जानवरों को रखा जाता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 23। सृजनशीलता, वही फिर से आ गया क्रिएटिविटी। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी विधि की सहायता लेनी चाहिए जो अच्छी रहे? कौन सी विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य सर्वे सामग्री, या इनमें से सभी? तो कौन सी का प्रयोग लेना चाहिए? तो इसमें सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि की? वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश, यानी इस विधि से पढ़ाएं अध्यापक कि बच्चों के अंदर बौद्धिक कौशल होने लगे और उनके अंदर विचार उत्पन्न होने लगे। अगला जो क्वेश्चन है 24। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर पूछा सही नहीं है। 3 कथन सही है, लेकिन एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, उसको आपको बताना है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर हैं। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो इसमें से सही नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन संख्या ओ ही होगा। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यही गलत है, जबकि आवश्यकता वंचना की क्या है? शारीरिक अवस्था है। बाकी ये सभी सही है।
अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक क्या है? परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं होते बल्कि कैसे हैं? समांतर हैं। समान नहीं है बल्कि कैसे हैं? समांतर। और मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? आंतरिक जैविक बल होती हैं। कैसी होती है मूल प्रवृत्तियां? आंतरिक जैविक बल होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने किए गए? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 45 घंटे, 45 आवर्स। कितने हैं? 45 घंटे। अगला क्वेश्चन संख्या 26 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होता है? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना होगा, और इनमें से सभी। तो देखो इस प्रश्न को देखते ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस अधिनियम में सारी बातें हैं कि विद्यालय में नियमित रूप से क्या होना पड़ेगा? शिक्षक को उपस्थित होना होगा, और समय पर पाठ्यक्रम का क्या करना? संचालन कर पूरा करना होगा, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को क्या करना पड़ेगा? निर्धारित समय पर भी पूरा। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? सूचीबद्ध किसे किया गया वो लिखना, इनमें से आपको बताना है। तो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अ, यानी महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसकी किसके लिए? शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्रियाओं में की गई है। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण यही है। आप देखो ये शांति से संबंधित जरूर है, लेकिन जो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। क्या बातचीत की गई है? ज्ञान स्थायी व दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अगला है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर की बात ही नहीं हो सकती, और शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन अ सही है। क्या बात की गई है इसमें? NCF जो है 2005 में कि ज्ञान स्थायी है, वो दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अगला है क्वेश्चन संख्या 29, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है क्रियात्मक अनुसंधान का? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना, या इनमें से सभी। तो देखो इसे इनमें से सभी देख करके सही नहीं करना, सही तरीके से देखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। तो क्रियात्मक अनुसंधान कोई नई खोज नहीं करता है, और शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास नहीं है। ये किससे संबंधित है? विद्यालय से संबंधित है। तो किससे होगा? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यही क्रियात्मक अनुसंधान का क्या है? उद्देश्य है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये इस मनोविज्ञान का अंतिम प्रश्न है 30वां, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? कौन सा सुधार है? खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए,
सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सामूहिक कार्य मूल्यांकन होना चाहिए, या इनमें से सभी होना चाहिए। तो जो नया जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया है उसमें परीक्षा सुधारों के लिए खुली पुस्तक परीक्षा भी इसके अंदर सुझाई गई है। सतत यानी निरंतर और व्यापक मूल्यांकन भी इसमें रखा गया है जो CCE के रूप में है। इसके अलावा सामूहिक कार्य का मूल्यांकन भी रखा गया यानी ग्रुप वर्क जो इवोल्यूशन है वो भी रखा गया। तो इसका मतलब ये सही होगा क्या, ऑप्शन संख्या डी, यानी ये सभी ही क्या हैं, राइट हैं। अगला जो हमारा खंड संख्या है सेकंड, इसकी भाषा फर्स्ट हम देखेंगे हिंदी। कौन सी भाषा फर्स्ट देखेंगे, हिंदी को देखेंगे। इसमें भी 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो देखो इसमें प्रश्न संख्या आपके सामने आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 31 है, कौन वर्ण घोष नहीं है, घोष वर्ण नहीं है। ऐसा वर्ण कौन सा है वो घोष वर्ण नहीं है। ए है, छ है, अ है, ड है, इसमें से घोष वर्ण कौन सा नहीं है। तो इसका कौन सा होगा घोष वर्ण, वो होगा ऑप्शन संख्या ब राइट होगा, यानी स है वो क्या है, घोष वर्ण नहीं है। अगला जो हम देखेंगे वो कौन सा है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। अब देखो 31 प्रश्न जो था इसमें घोष, यानी देखो शब्द दो प्रकार के हैं, घोष या अघोष। तो जैसे हम देखते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग क से जो च तक का क है वर्ग, च वर्ग है, इन सभी वर्गों के अंदर जो लास्ट वाले 3 आए, इनमें कुल 5 अक्षर जो 5 वर्ण होते हैं, तो इनमें से लास्ट वाले अंतिम 3 जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। यानी घोष का मतलब ना दिया गूंज, जैसा बोलते समय या उच्चारण के समय इसकी गूंज होती है, स्वर तंत्र में क्या होता है, कंपन होता है। और पहले वाले 2 वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये च, ये पहला वाला यानी च, ये इसमें पढ़ते हैं तो ये कौन सा, दूसरा, ये तो पहला और दूसरा ये तो अघोष में आएंगे, और अंतिम वाले 3 किस में आएंगे, घोष वर्ण में आएंगे। अगला है 32वां, किस शब्द में री स्वर नहीं है, री स्वर किस में नहीं है ये आपको बताना है। आप देखते कृपा में नहीं है, या कृष्ण में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, या रिवाज में नहीं। तो आप जानते हो देखो री का यही जो ये जो इनके नीचे लगा हुआ कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में, ये री का ही चिन्ह है। तो इसलिए इन तीनों में तो हो गया, लेकिन किस में नहीं है, रिवाज में। ये तो अलग से र है, र नामक अक्षर है, वर्ण है इसमें अलग से ही, तो इसलिए इन तीनों में होगा और इसमें नहीं है। तो ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या है 33, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। जो ऊपर बिंदी लिखती है हम उसे ही तो अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पूछा कि स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, किसकी होगी। तो इसका 33 का जो आपके राइट आंसर होगा ओ, यानी स्वर के बाद में आने वाली जो नासिकीय ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम कैसी ध्वनियाँ कहते हैं, अनुस्वार ध्वनियाँ कहते हैं। अगला यहाँ कि किस शब्द में गुण संधि है, क्या पूछा है, किस शब्द में, सिंदूरमी में है, भारतेंदु में है, नारीश्वर में है, लोकेश्वर में है। तो कौन से शब्द के अंदर आपकी क्या है, गुण संधि है। तो देखो इसमें आपको ध्यान रखना कि गुण संधि में होता क्या है, अ या आ, इनके साथ में किसका मेल हो जाए, ई आ जाए या ऊ औ आ जाए। ठीक है ना, ये आ जाए तो क्या बन जाता है, इनसे मिलकर के 3 शब्द इनसे निकलते हैं। जैसे इनका अ आ का मिश्रण किसके साथ में हो जाता है, ई या ई के साथ हो जाता, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे आपके ए बन जाएगा। और इनका मिश्रण ऊ या औ के साथ में हो जाएगा
तो ओ बन जाएगा। और एक अगला है री, अगर ये री के साथ में जुड़ जाएंगे तो अर बन जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ये तो यानी हमें इसमें ढूंढना है वो शब्द जिनके ऊपर या तो क्या हो, र की मात्रा हो। कैसी मात्रा हो? र की मात्रा हो, या फिर आधा र या अलंत है, या फिर एक मात्रा हो, ऐसी है ना, ऊपर कैसी एक मात्रा हो, या फिर औ यानी इस टाइप की एक मात्रा हो पीछे, है ना। इनको हमें ढूंढना है और जो मात्रा इनमें मिल जाएगी वहाँ ही क्या होगी, गुण संधि। ये तो देखते ही ऑप्शन, तो सिंदूरमी हम देख रहे हैं, तो सिंदूरमी में क्या हमें ऐसी मात्रा दिख रही है? यहाँ पर देखो ऊपर र जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम संधि विशेष करेंगे, सिंधु धन उर्मी हो जाएगा, तो इसमें हम नहीं होगा, है ना। यहाँ तो क्या आ जाएगा, ऊ प्लस ऊ हो जाएगा, और उससे क्या हो गया, बड़ा ऊ बन गया, ये तो हुआ है, तो इसमें नहीं होगा। फिर क्या होगा, दूसरा देखो इसके अंदर मात्रा आई है, तो बिल्कुल यही होगा, भारतेंदु। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत प्लस इंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत प्लस इंदु। तो यहाँ पर अ आ गया और इधर क्या आ गया, ई आ गई। तो इस तरीके से इसका संधि विशेष क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा भारतेंदु होगा। बाकी नारीश्वर में नारी प्लस ईश्वर आया है ना। फिर नेक्स्ट में लोकेश्वरी में भी क्या हुई है, वर्दी हुई है मात्रा में, यहाँ डबल मात्रा आई है, मतलब ये सारी वर्दी संधि के ही बाकी क्या हैं, उदाहरण है। आगे हम देखेंगे वृक्ष छाया का क्या होगा संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। 35 का डी क्या होगा, 35 का सही आंसर आपके डी होगा, वृक्ष प्लस छाया। अब देखो वृक्ष छाया यानी ये विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ भी विसर्ग है, और इस छ तो पीछे आने का सवाल ही नहीं, ये तो ऑप्शन पहले से ही क्या हो गया, गलत। इसमें भी यहाँ पर आधा से दिखाया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा वृक्ष प्लस छाया। अगला है क्वेश्चन संख्या 36, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, है ना। कैसा रूप होगा, तद्भव। ठीक है, तो ये तत्सम में लिखा है, इसको आपको तद्भव में बदलना है। समश्रु का मतलब क्या, मूंछ होता है कि अश्रु होता है कि आंसू होता है या ससुर होता है। तो जो 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा मूंछ। क्या होगा, समश्रु का तद्भव रूप मूंछ होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 37, विपरीत अर्थ का बोध करवाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विपरीत मतलब उल्टा, क्या उनको पर्यायवाची शब्द कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे, समानार्थक शब्द कहेंगे, एकार्थक शब्द कहेंगे। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, उनको पर्यायवाची नहीं कह सकते, समानार्थ नहीं कह सकते, एकार्थ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विलोम शब्द ही कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्रण शब्द का अर्थ नहीं होता। व्रण शब्द का क्या है, अर्थ नहीं होता, रंग है, आकाश है, जाति है या अक्षर है। तो इसका भी हम देखेंगे, व्रण का मतलब रंग होता है, बिल्कुल सही, जाति भी होता है, वर्ण यानी अक्षर भी होता है, तो क्या नहीं होता, आकाश नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ब, क्योंकि हमें तो नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन संख्या 39 है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखेंगे हम, जलज है, अम्बुज है, मनसिज है, पंकज है। देखो बड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया। हमेशा आप याद क्या करते हो कि जिन शब्दों के पीछे ज लगा है तो वो क्या होगा, कमल का पर्यायवाची होगा, लेकिन यहाँ चारों के सामने है, चारों के शब्दों के पीछे देखो ज लगा हुआ है, तो क्या ये चारों ही सही होंगे, नहीं। जलज है इसका पर्यायवाची, अम्बुज भी है, पंकज भी है, जबकि मनसिज इसका क्या है, पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 40, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होगा। मनन होगा, बेध्यान होगा, मनवा होगा या अन्य मनस्क होगा।
तो जो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो वो क्या होगा, अन्य मनस्क होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 41 है, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति में क्या है, वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो 41 का ए सही होगा, वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या होता है, अभिधा में क्या प्रकट होता है, वाच्यार्थ। अगला है भाव वाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, गुण दोष आते हैं, दिशाएं आती हैं या आभूषण आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर, तो क्या पशु पक्षी आएंगे, नहीं। दिशाएं आएंगी, नहीं। आभूषण आएंगे, नहीं। क्या आएंगे, गुण और दोष आएंगे इसमें। क्वेश्चन संख्या 43 है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया में विशेषण क्या है, काली है, पतलून है, मदन है या खेलना है। क्या है इसमें, तो आप देखोगे कि विशेषता किसकी बता रहा है। जैसे मदन तो व्यक्ति है, वो क्या पहन कर गया, पतलून यानी उसके पहनने का वस्त्र है, और पतलून कैसा है, काला है। कैसी है, काली है पतलून, तो इसका विशेषण यही होगा, क्या होगा, काली। अगला जो सही है क्वेश्चन संख्या 44 है, वहाँ मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान में क्या होगा प्रयुक्त, वहाँ मोहन के, या प्रयुक्त होगा, और होगा, अलावा होगा या अन्यथा। तो हम देखेंगे क्या हम जोड़ेंगे, क्या वहाँ हम ये लिखेंगे वहाँ मोहन के या कोई नहीं था, तो ये नहीं जमेगा हमें। क्या हम और लिखेंगे, और तो जब दो व्यक्ति होंगे तभी तो होंगे, लिखेंगे वहाँ मोहन के और कोई नहीं था, क्या ऐसा लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे ना। तो क्या हम लिखेंगे अथवा लिखेंगे, अथवा भी जब दो व्यक्तियों के बारे में होगी, दो चीज़ तभी तो होगी बात। तो हम क्या लिखेंगे, अलावा, यानी अकेले व्यक्ति की बात हो रही है तो हम वहाँ लिखेंगे, ये सही होगा, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन संख्या 45 है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक हैं, तक क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्या ये समुच्चय का बोध करवा रहा है तक, नहीं, इसमें हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ऐसा कोई समुच्चय वाली बात ही नहीं हो रही। क्या क्रिया विशेषण है, कोई यहाँ क्रिया, तो क्रिया की कोई विशेषता तो ये बता नहीं रहा, तो क्रिया विशेषण भी नहीं है। तो फिर क्या विस्मृति बोधक तो होगा ही नहीं, विस्मृति बोधक तो ये होगा ही नहीं, कोई ऐसा विस्मय से संबंधित कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो फिर क्या होगा, ये संबंध बोधक है, ये सही होगा। कैसा होगा, तो ये संबंध स्थापित करवा रहा है कि हमें जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो ये इससे जुड़ा संबंध स्थापित कर रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय होगा इसमें। अगला है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह। देखो ये क्वेश्चन आप अपने जो नवीनतम सिलेबस से मिला देना। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो सिलेबस से संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इस बार सिलेबस में चेंजेस हुआ है, तो इस तरीके से आप उनको देख लें। तो को और के लिए कारक के चिन्ह हैं, तो ये संप्रदान के लिए हैं कि करण कारक के संबंधित हैं, या अपादान है या संबोधन कारक के लिए हैं। तो देखो संबोधन का तो यहाँ कोई सवाल नहीं है, हो रहा होता है ना। और अधिकरण का क्या होता है, फिर संप्रदान का क्या होता है, अपादान, अपादान तो आगे, तो आपसे कर्ता ने, कर्म को, करण के लिए, है ना। जबकि संप्रदान से अधिकरण में पर, तो ऐसे आपको करके याद रखना है। तो इसका जो 46 का क्वेश्चन क्या होगा, संप्रदान ही होगा। को और के लिए किससे संबंधित है, संप्रदान के लिए। अगला जो क्वेश्चन संख्या 47 है, उद्देश्य और विदेश्य किसके अंग है, वाक्य के अंग है कि रचना के हैं कि शब्द के हैं कि या अर्थ के हैं, किसके अंग हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो ये किसके अंग होंगे, वाक्य के। वाक्य इन्हीं दो अंगों, उद्देश्य और विधेय से मिलकर के बनता, तो ये किसके अंग है, वाक्य के अंग है। अगला क्वेश्चन संख्या 48 है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य हैं। इस वाक्य में उद्देश्य हैं, उद्देश्य क्या है, छक्के लगाना उद्देश्य है,
या तेंदुलकर उद्देश्य हैं, या ओवर उद्देश्य हैं, या 5 उद्देश्य हैं। ठीक है ना, तो इस पर आपको ध्यान करना है। यहाँ पर 5 तो क्या कर रहा है, छक्के के कितने लगाए उसका संख्यावाचक बता रहा है ना। फिर तो वो कर रहा कौन है, लगा कौन रहा छक्के, तो वो लगा रहा है तेंदुलकर। तो ये जो व्यक्ति है ना जो कार्य कर रहा वही क्या है, उद्देश्य है। तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या ब। अगला 49 है, ये जो दिया गया विराम चिन्ह इसका क्या करना, नाम बताना। क्या ये अर्धविराम है, या विराम है, या अल्प विराम है, या ये हंस पद है। तो क्या होगा, ये अर्धविराम है। कैसा विराम है, ये अर्धविराम। अगला क्वेश्चन संख्या 50 देखेंगे, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट, विवरण चिन्ह का, निर्देशक का, कोष्टक का, या उपविराम का। तो कोई कठिन शब्द होता है ना तो उनके पीछे हम ऐसा कोष्टक लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाकर उसमें उसके बारे में लिखते हैं। तो कोष्टक चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 51 है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त क्या है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो ये तो आप आते क्वेश्चन समझ गए होंगे। अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में क्या धोना, हाथ धोना। अगला क्वेश्चन संख्या 52 है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना मुहावरे के क्या अर्थ है, पाला पड़ना है, रोड़ा अटकाना है, बरस पड़ना है, या दांतों में जीभ होना है। तो इसका क्या होगा, बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकाना। अगला क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना। अपना हाथ पूजनीय होता, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, या अपने हाथ से दान करना। तो इसका भी उत्तर आप सभी जानते हो क्या होगा, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, इसलिए कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन संख्या देखेंगे 54, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए क्या है, उपयुक्त क्या है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, केर बेर का संग है, या जैसे नागनाथ वैसे ही क्या है, सापनाथ है। तो इसका जो सही क्या होगा, आप दोबारा समझ लीजिए कि मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ लेकिन तुम सब एक जैसे हो, मतलब क्या होना है, एक ही थैली के क्या हैं, चट्टे बट्टे हैं। अगला 55 है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पर होता है। राजपत्र या गजट में, समाचार पत्र या सूचना पट, या इनमें से कोई नहीं। जैसे यहाँ पर वही था, इसको स्पष्ट करने के लिए कोष्टक बनाया है। और 55 का सही भी यही होगा, अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र या गजट में होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, या इनमें से तीनों ही काम। तो देखो निविदा अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये सभी तीनों ही काम है, मतलब ये भी सही है। सामान की आपूर्ति करवाना भी होता है, नीलामी के लिए भी होती है निविदा सूचना, और निर्माण कार्य के लिए भी होती है। अगला क्वेश्चन संख्या 57 है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है उसको आपको बताना है। परिपत्र कहलाता है, विज्ञापन कहलाता, अधिसूचना कहलाता, या आवेदन कहलाता। आपको ध्यान रखना है कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को, मतलब एक साथ अनेक जगहों पर भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपत्र। अब देखो इस प्रश्न को आपको पढ़कर ये पढ़ लेना आप, गद्यांश आपके सामने, मैं सीधा इसका उत्तर आपको प्रश्नों का हल करवाऊंगा। तो इस गद्यांश का क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, पढ़ करके आपको इसको बता देना। और शीर्षक तभी समझ में आएगा जब आप इसको क्या करोगे, पढ़ोगे। तो पूरा पढ़ने के बाद आप देखते हो कि ये सारा का सारा कुसंगत पर लिखा है, और ये किस पर बात हो रही है, संगति पर बात हो रही है। किस पर हमेशा बात हो रही है, संगति के आधार पर। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, संगति हो जाएगा। गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, संगति, यानी संगति का ही सारा क्या होता है, प्रभाव होता है। अगला इसका क्वेश्चन संख्या 59 है, कुसंग का अर्थ है कुशल साथी होता है, कि कक्षा के साथी होता है, संगीत के साथी होता है, या बुरी संगति होती है। तो इसको तो आते ही आप समझ गए होंगे
कि कुसंग का अर्थ क्या होता है? कु मतलब खराब, तो बुरी संगति। कैसी संगति होता है? बुरी। और इस हिंदी वाले के उस जो पार्ट का अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या संगति का महत्व बता रहा है? युवा पुरुष या नीति और सद्वर्ती या उन्नति? तो ये संगति से संबंधित हैं, तो बस केंद्रीय भाव भी यही है, इस संगति का क्या बता रहा है? महत्व। तो आज के पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे अगले जो भाषाएं हैं और जो विषय उनसे संबंधित देखेंगे। ये पार्ट कैसा आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।